जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हमने जो प्रश्न पत्र थे पीसीएस के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर को सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की थी और पीसीएस 2018 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी पूरा प्रश्न पूछे गए उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको भली भांति आप समझ लें। तो ध्यान देना कि कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक यानी पार्ट 1 में 42 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आगे हम लोग देखेंगे। आज 43 में प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान देना। इसमें देख लेते हैं। ध्यान देना, कुल प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। इसको देख लेते हैं। दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक यानी 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको ध्यान देना। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पूछा गया है, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन होता है, तो ध्यान देना, ग्राफीन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है। दिया गया है, ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो कि स्टील धातु से 200 गुना मजबूत और 1 मिलियन से भी अधिक गुना कॉपर से विद्युत का बेहतरीन संचालक है। इसके अलावा यह इंसुलेटर के तरह भी कार्य कर सकता है। इसकी खोज ग्राफीन की खोज आंद्रे जीम और कॉन्स्टांटिनोसेलेव ने की, जिसके लिए उन्हें 2010 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आंद्रे जीम और नोसेलेव ने ग्राफीन को ग्रेनाइट के एक टुकड़े निष्कासित किया है। ग्रेफाइट सामान्य पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान देना, आइंस्टाइन भले ही सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, लेकिन उनको प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको ध्यान देना है। दिया गया है, जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश बौद्धिक प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जब धातुओं के सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो उन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? सबसे तेज वेग ध्यान देना प्रकाश का होता है। इन चारों में सबसे तेज वेग किसका होता है? प्रकाश का। प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो उपर्युक्त विकल्पों में सर्वाधिक है। प्रकाश का संचरण एक सीधी रेखा में होता है। ये निर्वात में भी गमन करता है, यानी प्रकाश की तरंगें निर्वात में भी चलती हैं। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं, जिन्हें ध्वनि की भांति किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो आप जानते हो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, यानी इस्पात में। ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, यानी कहा गया है कि माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि की चाल भी उतना ही अधिक होगी। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। कहा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग 322 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड, पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड, कांच में उससे भी तेज है 6420 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ध्यान देना, धुओं में आँखों को जो प्रभावित करने वाला जो शक्तिशाली उत्तेज्य होता है वो है पेरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। इसको याद रखना है, पेरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। ये धुएं में उपस्थित द्वितीय प्रदूषक है, ध्यान देना है। इससे आँखों में जलन पैदा होती है, आँखों में जलन पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो स्टीफन हॉकिंग्स। ध्यान देना, स्टीफन हॉकिंग्स ये पुस्तक लिखे थे। यह ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। 1988 में ये प्रकाशित की गई थी। और ध्यान देना, स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु भी हो गई। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन होता है। मीथेन होता है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है, या कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन मुख्य है। मतलब प्राकृतिक गैस जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, मीथेन बहुत ये मुख्य है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है कि पशु जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलेगी, ठीक। और जहाँ पर आप जानते हैं कि कूड़े करकट का ढेर होता है, यानी वनस्पतियाँ फेंकी जाती हैं, तब भी मीथेन गैस निकलती है। यानी अगर वनस्पतियाँ जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब ऐसी स्थिति में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? आंवला, सभी लोग जानते रहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ही जल में विलेय है। इसके अलावा सभी विटामिन वसा में विलेय होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला, मौसम्बी, चीकू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, कच्चे आम इसमें पाया जाता है। लेकिन आंवले में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। ध्यान देना, विटामिन सी की मात्रा आंवले में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो रेशम कीटों से प्राप्त होगा, शहद भी प्राप्त होगा, लाख भी प्राप्त होगा, लेकिन मोती एक कीटों से नहीं प्राप्त होता है। मोती मोलस्का संघ के जीव
पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना। और रेशम आप जानते हैं, रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम का यानी कीटों का पालन शहतूत के पत्तों पर होता है। लाख जो है कैरिया लक्का और लैसिफर लक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि सामान्य परिस्थिति में अगर वृक्ष के पत्तों की सराहट की आवाज़ आ रही है तो कितने डेसिबल में होगी? तो ध्यान देना 20 डेसिबल में होगी। हालांकि ध्यान देना कई बुकों में 10 डेसिबल भी दिया गया है पत्तों का सरसराहट, लेकिन आयोग ने 20 डेसिबल को माना है। आयोग ने 20 डेसिबल को। क्वेश्चन नंबर 54 आप देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ब्रह्मोस भारत और रूस, ध्यान देना, ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर पड़ा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है, ध्यान देना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 8.4 मीटर, वजन लगभग 3000 किलोग्राम, व्यास 0.6 मीटर, ये सब है। ये अपने लक्ष्य पर 4 मैक की गति से प्रहार करने वाली सतह से सतह मारक क्षमता वाली मिसाइल है। यह भारत की ऐसी मिसाइल है जिसे युद्धपोत, पनडुब्बी तथा फाइटर जेट सुखोई से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ध्यान देना, जो ध्वनि की चाल होती 1 मैक होती है, लेकिन ध्वनि की चाल की अपेक्षा 4 गुना तेज एक ब्रह्मोस मिसाइल चलती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम्स रॉन्टजन यानी W रॉन्टजन एक्सरे मशीन की खोज किए थे? एक्सरे मशीन की खोज रॉन्टजन ने किया था। रेडियो की खोज G मार्कोनी ने किया। एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने किया। बिजली का बल्ब और ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन। रडार की रॉबर्ट वाटसन वाट, इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 56 में DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान देना, वाटसन तथा क्रिक, इन्होंने DNA की द्विकुंडली संरचना दी थी। दिया गया है वाटसन व क्रिक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ध्यान देना, एक्सरे की ऊर्जा अधिकतम होती है। दिया गया है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में एक्स किरणें की ऊर्जा अधिकतम होती है। चुंबकीय विकिरण में जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा होगी। इसी प्रकार दृश्य चुंबकीय तरंगों में बैंगनी रंग की ऊर्जा अधिक होती है। इसी क्रम में ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखा जा सकता है। रेडियो तरंगे, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव तरंगे, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृष्ट पराबैंगनी विकिरण, यक्स किरणें और गामा। यक्स के बाद से ज़्यादा गामा की होती है। यक्स किरणों की खोज आप जानते हैं रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन महोदय ने यक्स किरण की खोज की थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 58। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है? तो ध्यान देना, ओजोन
पैदा करती है। दिया गया है वायुमंडल में ओजोन का अधिकतम सांद्रण सर्वाधिक 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी ओजोन गैस जो 3 एटम से बनी है, 3 अणुओं से बनी, उसे ओजोन गैस कहते हैं। या हल्के नीले रंग की होती है, इसको ध्यान देना, हल्के नीले रंग की ओजोन होती है तथा इसकी गंध तीखी होती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है जो अत्यधिक सांद्रण होने पर धमाके के साथ विघटित हो सकती है। ओजोन गैस के सांद्रण की ऊंचाई के संबंध में पर्याप्त मान्यंतर है। ओजोन गैस स्थिर न होकर अस्थिर गैस होती है क्योंकि इसका एक तरफ निर्माण होता रहता है तो दूसरी तरफ इसका विघटन और विनाश होता रहता है। अर्थात ओजोन का निर्माण एवं विनाश एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है। वायुमंडल में 80 से 100 किलोमीटर के बीच ऑक्सीजन के अणुओं में सौरिक पराबैंगनी किरणों के कारण बिलगाव होता है। क्षोभ मंडल में तड़ित झंझा के समय ऑक्सीजन या हवा में विद्युत विसर्जन के कारण अणुओं में बिलगाव होता है। इसको आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है 59। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बाम्बी से? तो ध्यान देना, धान की खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशुओं के वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की मानवीय स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आप जानते हैं, ये अर्धचालक में आते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है परंतु चालकों की अपेक्षा कम होती है, यानी सुचालक कुचालक के जो बीच में होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ताप कम होने पर चालकता कम होती है। इसके विपरीत चालकों में ताप बढ़ने पर इसकी चालकता कम होती है। ध्यान देना, जो चालक होते हैं ऊष्मा के, उसमें अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता कम होगी, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उसकी ऊष्मा अगर बढ़ाया जाए, यानी मतलब ऊष्मा देकर उसका ताप बढ़ाया जाए तब उसकी चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष, ठीक, तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता। प्रोफेसर जेबी नार्लिकर भारतीय भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये ज्योतिष को विज्ञान नहीं मानते हैं, उन्हें ज्योतिष विज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न संविधान से देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद, ध्यान देना, ये भंग नहीं किया जा सकता है, इसको अनुच्छेद 169 के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है और इसका गठन भी किया जा सकता है। समाप्त भी किया जा सकता है और गठन भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साजन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो। लेकिन अंतिम निर्णय संसद ही करेगा। यानी कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में विधान परिषद का सृजन करना चाहता है तब ऐसी स्थिति में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित और मत देने वाले कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित करा के
वह राज्य संसद के पास भेजेगा और संसद इसे सामान्य विधेयक के रूप में पारित कर देगा, तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन हो सकता है या विधान परिषद को हटाया जा सकता है। विधान परिषद को हटाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को अस्थायी इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा को समाप्त भी तो नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ध्यान देना, स्थानीय मेलों पर जो कर है इसे ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेले पर कर। ठीक, स्थानीय मेले पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ध्यान देना, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो ध्यान देना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को हटाया गया था आयोग के द्वारा। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का गठन 30 जनवरी 2006 को किया गया। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन 1985 में ही किया गया था। सन 1985 से वर्ष 2006 तक यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता रहा। तो महिला एवं बाल विकास विभाग बना 1985 में और स्वतंत्र मंत्रालय 2006 में। तो इससे पहले ये मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही कार्य कर रहा था। 66, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ध्यान देना, अधिकतम 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अभी जो चुनाव हो चुका है 2019 में, उसमें ध्यान देना कि अभी मात्र 13, जिसको कहते हैं 13 सांसद आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान को छोड़ दिया जाए, अभी तो 8 हो गए हैं, पहले 7 थे। तो दिल्ली में 7 सांसद और अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 सांसद। आप जानते हैं कि 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में प्रतिनिधित्व को घटाकर पहले प्रतिनिधित्व 25 था वो 20 कर दिया गया। तो 31वां संविधान संशोधन याद रखना, 31वां 1973 में ऐसा हुआ था कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या 500 थी उसको बढ़ा के 525 कर दिया गया और जो केंद्र शासित प्रदेशों में सांसदों की संख्या 25 थी उसको कम करके 20 कर दिया गया। वर्तमान समय में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। अभी वर्तमान में 545 हैं, हो सकते हैं अगर पूछा जाए तो 552 कितने हैं? 545। 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय।
और इस साल आपने देखा होगा कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया और इसके माध्यम से दो काम किए गए। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण जो 2020 में समाप्त हो रहा था उसे 2030 तक किया गया, और दूसरा आंग्ल भारतीयों का जो 2 सीट है जो मनोनयन था इसको हटाया गया। 67 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ध्यान देना कि PN भगवती को आयोग ने सही माना है। PN भगवती यानी भारत में जनहित याचिका के जनक PN भगवती दिया गया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ थे, जबकि नज़दीकी विकल्प न्यायमूर्ति PN भगवती का है। 28 जुलाई 1985 से 1986 तक इनका कार्यकाल रहा। हालांकि न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका के जनक न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्रश्न में उस समय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। लेकिन ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा 1979 में हुसैनारा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की थी। हुसैनारा खातून के केस में इस याचिका को पुष्पा कलिपा हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, पुष्पा कलिपा हिंगोरानी को जनहित याचिका का मतलब होता है PIL की माता माना जाता है, जबकि जनक अगर पूछा जाए तो PN भगवती। तो एक चीज़ और ध्यान देना, PN भगवती उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। एक चीज़ इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। समलैंगिकता को पहले अपराध घोषित किया गया था, यानी पहले अपराध था इंडियन पैनल कोड में, लेकिन अब उसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के माध्यम से LGBT समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है। इसमें यल का तात्पर्य लेस्बियन यानी लड़कियों का लड़कियों के मध्य आकर्षण, जी यानी जी का मतलब गे, पुरुषों का पुरुषों के प्रति आकर्षण, बी का मतलब बाईसेक्सुअल दोनों के प्रति समान आकर्षण, तथा टी का तात्पर्य ट्रांसजेंडर हिजड़ा समुदाय से है। न्यायालय के निर्णय से पूर्व इसे धारा 377 के अंतर्गत अपराध माना गया था, लेकिन अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब निर्णय के बाद LGBT समुदाय द्वारा यह कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन यह नितांत एकांतित होना चाहिए, ये भी कहा गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? मतलब राज्यसभा ही वह काम कर सकती है, अन्य जो लोकसभा उसको नहीं कर सकती है। तो है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति, यानी जैसे IAS है, IPS है, IMS है, IES है, इस प्रकार की कोई नई अखिल भारतीय सेवा को लाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसे राज्यसभा द्वारा ही लाया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत
एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें न्यायिक सेवा भी सम्मिलित है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले तो 312 के तहत ध्यान देना, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। यानी इसकी संस्तुति करना ये राज्यसभा का ही अधिकार है, राज्यसभा का अधिकार है। आगे हम लोग देखते हैं 70। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी। यानी नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी का भी समावेश है, गांधीवादी का भी समावेश है और उदार बौद्धिकतावादी का भी समावेश है। दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। याद रखना, इसे आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विधायिका और सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से इन सिद्धांतों को समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी तथा गांधीवादी दृष्टिकोण में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिकतर संस्था है? यानी जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो नीति आयोग का ध्यान देना, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं पहला योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। यह एक सलाहकारी संस्था है। आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग संविधान में उल्लेख है, 315 में इसका उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है, लेकिन नीति आयोग का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो ध्यान देना, सरकारिया आयोग बहुत बार पूछा गया है। केंद्र और राज्य के संबंध, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंध संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए तथा उनको सुदृढ़ करने के लिए जून 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्यों में SR सेना तथा B शिवरामन सम्मिलित थे। इसी संबंध में 2 अन्य आयोग, राजमन्नार आयोग तथा मदन मोहन पुंछी आयोग भी गठन किया जा चुका है। यानी राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए राजमन्नार आयोग और मदन मोहन पुंछी आयोग का भी गठन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? सभी लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सबसे पहले आप जानते हैं कि मांग की गई थी कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए। 1952 में श्री रामुलु का निधन हो गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मांग को लेकर, यानी आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषियों के लिए मांग कर रहे थे। और श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। ठीक, यानी भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जाती रही। स्वतंत्रता के बाद इस मांग में और अधिक वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भारत का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस राजनीतिक कारणों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करता था। अन्य भाषाई राज्यों की मांग के दबाव को देखते हुए इसके संदर्भ में 2 समितियां बनी। प्रथम,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में तथा द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई, लेकिन दोनों ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी जो एस.के. दर आयोग समिति बनी थी, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन न करने की सिफारिश की, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन की सिफारिश की। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया, जिसको जेबीपी समिति कहा जाता है, इसका भी गठन किया गया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ही भी भाषा के आधार पर गठन को अस्वीकार कर दिया। लेकिन आंदोलन के देखते हुए ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अगला हम देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है, ध्यान देना। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता आप जानते हैं एकल नागरिकता है भारत की, और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना या नागरिक होना, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल या अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता पुनः अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में भारत के लोगों की नागरिकता किस प्रकार बनी रहेगी, इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता पर अधिक यानी कानून बनाया जा सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। 75 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में सबसे पहले संसदात्मक सरकार का गठन किया गया। वर्तमान में संसदात्मक शासन का जो स्वरूप अधिकांश देशों में प्रचलित है, वह सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत के अनुसार ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 76 आप देखेंगे, 76। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ध्यान दें, भाषा से संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 343(2) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं शुरू में कुल अंग्रेजी चल रहे थे, तुरंत हिंदी लागू करना ये संभव नहीं था। अंग्रेजी भाषा को प्रयोग की समयावधि बढ़ाने के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा, किंतु आधिकारिक भाषा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए उसी विहित रीति का पालन करना होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। यानी कोई महत्वपूर्ण संशोधन है तब आपको विशेष संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा अंग्रेजी की जगह भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी के लिए संसद में विधेयक पास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ध्यान देना, 60 दिन तक अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो ऐसे सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है।
परंतु 60 दिन को उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन छात्रावास या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है, उसको नहीं जोड़ा जाएगा, 60 दिन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ध्यान देना, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। दिया गया है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में केंद्र सरकार को प्रेषित की, जिसमें शहरी गरीबी का मापन 3 आधारों पर किया जा सकता है। आवासीय, यानी अगर किसी का रहने के लिए ठीक से आवास नहीं है, सामाजिक कमजोरी, और पेशा या रोजगार कमजोरी। 79 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक चली। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तीव्रतर, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास था। क्वेश्चन नंबर 80 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देखेंगे। दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यूएनडीपी, याद रखना, यूएनडीपी द्वारा सर्वप्रथम ये सूचकांक विकसित। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। सितंबर 2018 में, ध्यान देना, ये करंट वाला बाद में हम लोग देखेंगे, 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है और इसे तैयार किए थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और भारत के अमर्त्य सेन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी गणना में ध्यान देना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, और 2010 में इसमें बहुआयामी निर्धनता को भी जोड़ा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो आप जानते हैं मनरेगा सबसे बड़ा कार्यक्रम है भारत में रोजगार देने के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को किया गया। पहले इसका शुभारंभ केवल 200 जिलों में किया गया। अप्रैल 2008 में यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। इससे पहले जब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पहले नाम था, एम जोड़ दिया गया तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम मनरेगा हो गया। मनरेगा हो गया। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के शारीरिक श्रम रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 82 भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, एबीसी इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित, इसका पूरा नाम अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस इंडेक्स, अचीवमेंट एबीसी याद रखना, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतों पर आधारित है: पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 दिया गया है, कॉफ़ी के उत्पादन में 2016 का आंकड़ा है, लेकिन अभी भी ये जानते रहे कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। कहवा में जो ब्राज़ील में कहवा की खेती होती, जो बाग होता है उसको फजेंडा कहते हैं।
फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड, ध्यान देना, ये आयकर से संबंधित है। दिया गया है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम 1861 को प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान देना, आय की विषमता, इसे लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। इसे मैक्स ओ लॉरेंज ने इस वक्र का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे लॉरेंज वक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है अशोक चंद्रा द्वारा? तो है योजना आयोग। योजना आयोग, ध्यान देना, एक गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग, अब क्या हो गया, नीति आयोग करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो सबसे ज़्यादा सड़कें महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। 89, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो उसे कहते हैं संपोषणीय विकास। यानी अभी भी पर्याप्त सुख मिले और भविष्य में भी पर्याप्त सुख मिलता रहे, यानी भविष्य में ऊर्जा की कमी न होने पाए, इस प्रकार की अवधारणा को संपोषणीय विकास कहा जाता है। संपोषणीय विकास वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत की अवधारणा को परिभाषित करता है। संपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का, ध्यान देना, संपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, तो ध्यान देना, रचेल कार्सन की पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड्स आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ। संपोषणीय विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। केवल आर्थिक विकास जरूरी नहीं है, आर्थिक विकास तो जरूरी है ही है, लेकिन पर्यावरण का विकास भी जरूरी। अगला प्रश्न है 90, दिया गया है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली में, चिली के बाद दूसरे स्थान पर जापान है। आयोडीन का ध्यान देना, आयोडीन के सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली में होता है, दूसरे स्थान पर जापान है। आयोडीन की कमी से आप जानते हैं घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा डेनमार्क। आप जानते हैं कि डेनमार्क को विश्व की गौशाला भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 92, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 93, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ध्यान देना, भले ही कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ध्यान देना, भारत में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में, मतलब विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में इसको लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक, हरित क्रांति का नाम देने का नाम किसने दिया? तो विलियम गैंड इसका नामकरण किए थे। तो बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1970 में नोबेल पुरस्कार दिए थे। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा एक किस फसल की किस्म है? तो अंगूर। ध्यान देना, गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाव ये शाही अंगूर की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, मसालों का घर भारत को कहा जाता है। यानी इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल भारत की 70% इलायची का उत्पादन करता है। कर्नाटक दूसरे स्थान पे है। इलायची पर्वत भी यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ भी केरल में हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोभ का एक उदाहरण है? तो मानव जनित फसली भूमि, ठीक, मानव के द्वारा जो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, ये ध्यान देना करंट अफेयर्स का है 2017 का, इस साल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2019 की भी रिपोर्ट आ गई है वन संबंधित। क्वेश्चन नंबर 98, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, हंगुल या कश्मीर टैग। डाचीगम जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, या हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जम्मू कश्मीर में 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, डी सही, ए और बी, यानी अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में हुए कुल जनसंख्या में परिवर्तनों से लगाया जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। दिया गया है, किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष कुल जनसंख्या के बीच जो अनुपात होता है उसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। अर्थात ऐसे जन्मे बच्चे जो पंजीकृत नहीं हैं वह अशोधित जन्म दर में नहीं आते हैं। अतः अपंजीकृत बच्चों को जन्म दर में सम्मिलित करने के लिए हम संशोधन के रूप में पंजीकृत कुल बच्चों में 5% और जोड़ देते हैं। इस प्रकार आकलित जन्म दर को संशोधित जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार
अशोधित मृत्यु दर से आशय केवल पंजीकृत मृत व्यक्तियों की संख्या से। कुछ मृत व्यक्तियों का पंजीकरण नहीं हो पाता है, इसी कारण 5% अतिरिक्त जोड़कर हम अशोधित मृत्यु दर का आंकड़ा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप जानते हैं 1973 में हुई थी। इसमें ऑप्शन में नहीं, इसलिए आयोग इसे हटा दिया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत ही 1973 में ही बाघ संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, आपको एक प्रश्न भी बताना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? इसको कमेंट करके आपको बताना है, यानी हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 100 प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। अगले पार्ट में 50 प्रश्न और हल करेंगे, जिससे कि ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जय हिंद, नमस्कार मित्रों।